सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम करने वाले इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता के सिद्धांत का व्यवहार। तो इससे पहले वाले चैप्टर फर्स्ट यानी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने वन शॉट अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, फिर आपको इसको कंटिन्यू करना है इस चैप्टर को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है कि उपयोगिता क्या है। तो एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, यानी कि जिसकी वस्तु की हमें आवश्यकता है उसको वो संतुष्ट करेगी वही क्षमता क्या है, उपयोगिता है। वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि जैसे कि हमें भूख लगी है तो रोटी की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होगी उससे हमें उतनी ही ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होती है उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। फिर आती है कि उपयोगिता को मापने की कितनी धारणाएं हैं। तो दो धारणाएं हैं, एक तो है गणनावाचक विश्लेषण और एक क्रमवाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण किसने दिया है, प्रोफेसर मार्शल ने और पिगू ने, और क्रमवाचक विश्लेषण किसने दिया है, जे.आर. हिक्स ने और आर.जे. डे एलन ने। ये आपके क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में बन सकते हैं। फिर आता है गणनावाचक विश्लेषण के दो तरीके से माप सकते हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पहले समझते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता है कि उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। गणना मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे हम गणना कर सकते हैं। क्रमवाचक मतलब उसको हम क्रम देख सकते हैं कि ये पहले नंबर पे, इसके बाद ये दूसरे नंबर पे, इसके बाद ये तीसरे नंबर पे है, तो इसे हम क्रम देते हैं, तो वो क्रमवाचक विश्लेषण होता है। उपयोगिता के उपाय कौन कौन से हैं, इसमें 2 उपाय हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता यह एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल योग है, यानी कि टोटल यूटिलिटी जिसे हम कहते हैं, यानी कि जितनी भी हम इकाइयों का उपभोग करेंगे उससे जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, TU बराबर MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 डैश 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 MUN, जहाँ तक हम उपयोगिता प्राप्त करेंगे, या TU बराबर सिग्मा MU, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो टोटल होगा वही क्या है, कुल उपयोगिता है। फिर आता है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एकत्रित इकाई के उपभोग से होता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी में जैसे टोटल यूटिलिटी है हमने दूसरी उपयोगिता प्राप्त की, उन दोनों में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। यानी कि कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त, हमने एक इकाई खाई फिर उसके बाद अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, तो वो क्या है हमारी, उनमें जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, सीमांत उपयोगिता। इसका फॉर्मूला क्या है, MU बराबर डेल्टा TU और डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब यहाँ पे परिवर्तन से है, और इसका दूसरा फॉर्मूला है MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी कि टोटल यूटिलिटी से हम जो अतिरिक्त जो उपयोगिता हमने ली है उसको हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, MU आ जाएगी। फिर यहाँ पे इसका ग्राफ भी पूछा जाता है कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता संबंध रेखा चित्र, यहाँ पे पूरा ग्राफ दिया गया है, वस्तु की मात्रा और यहाँ पे उपयोगिता लिखनी है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, नेगेटिव होती जाती है, सॉरी, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या रहती है, वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। फिर यहाँ पे MU क्या हो रही है, MU यहाँ पे TU यहाँ पे अधिकतम है तो यहाँ पे MU क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे नीचे ये TU जब गिरने लग जाती है टोटल यूटिलिटी तो यहाँ पे MU क्या हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक सेब ली, मेरी सेब खाने की इच्छा थी तो मैंने एक सेब ले ली, उसको पहले मैंने खाया, फिर जब मैंने पहली बार खाया तो उसकी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तब MU भी क्या थी, पॉजिटिव हो रही थी। लेकिन मैंने 10 सेब खा ली, मान लो 10 सेब खाने के बाद 10वीं सेब क्या थी, मेरी एकदम पूर्ण संतुष्टि पे थी, यानी कि मुझे उसे मैक्सिमम संतुष्टि मिल गई थी, यानी कि मैं अब पूरी फुल हो चुकी हूँ सेब से। तो वहाँ पे मेरी क्या है, TU क्या है, मैक्सिमम है, और उस जगह पे MU क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर अगर मैं 10वें सेब के बाद 11वीं सेब खाती हूँ तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होने लग जाएगी, यानी नीचे गिरने लग जाएगी, यानी कि मुझे उससे ना संतुष्टि कम मिलेगी, यानी
बहुत ही ना के बराबर संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी सेव खा ली है, तो उससे मुझे क्या मिलेगी, कम संतुष्टि मिलेगी। टीयू क्या होने लग जाएगी, गिरने लग जाएगी, और टीयू जब गिरेगी तो एमयू क्या हो जाएगी, नेगेटिव होती चली जाएगी। ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि टीयू जब बढ़ती है तो एमयू पहले क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, और टीयू जब मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो एमयू हमारी 0 होती है, और जब टीयू गिरने लग जाती है तो एमयू हमारी नेगेटिव हो जाती है। ये यहाँ पे मैंने चार्ट भी बनाया है। टीयू बढ़ती है तो एमयू प्लस में रहती है, टीयू मैक्सिमम होती है तो एमयू 0 हो जाती है, टीयू घटती है तो एमयू नेगेटिव हो जाती है। फिर आता है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम बढ़ते हैं हम, तो इसका प्रतिपादक कौन है, एच एस गॉसेन, और कब उसने 1854 में प्रतिपादित किया है। इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं सीमांत उपयोगिता को। परिभाषा क्या है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, घटती जाती है। यानी कि हमें बहुत जोरों की भूख लगी है तो पहली रोटी से जो हमें उपयोगिता मिलेगी वो बहुत ही पॉजिटिव में होगी, लेकिन अगर हम फुल हो जाने के बाद भी अगर एक रोटी लेते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, एमयू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे गिरती जाएगी, यानी कि नेगेटिव में चली जाएगी। यानी कि वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का हम ज़्यादा उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली इकाई क्या हो जाएगी, प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, घटती जाती है। उसके बाद है एकल वस्तु की दिशा में मांग वक्र की उत्पत्ति, यानी कि ह्रासमान उपयोगिता नियम। तो वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ है को उस वस्तु की मांग कहते हैं। यानी कि डिमांड क्या होगी, उस वस्तु को खरीदने की भी क्षमता है उसके अंदर, और उसकी वो मांग कर रहा है तो वो क्या हो जाती है, इच्छुक है, और उसके पास उसको खरीदने के लिए पैसे भी है तो वो क्या हो जाती है, डिमांड हो जाती है। मांग वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं का रेखीय प्रस्तुतिकरण है। मांग वक्र हमने यहाँ पे दिखाया है कैसे होता है, यहाँ पे मात्रा लिखेंगे, यहाँ पे कीमत है, और ये हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। और मांग वक्र ऋणात्मक रूप से ढलवा होता है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मांग वक्र किस प्रकार का होता है, तो मांग वक्र ऋणात्मक रूप से ढलवा होता है, यानी कि नीचे की तरफ उसका स्लोप होता है। यानी कि ऐसे है कि यहाँ पे कीमत अगर ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी, मात्रा क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, और अगर कीमत यहाँ पे कम है तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए ये क्या होता है, ढलवा होता है। फिर आता है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। क्रमवाचक दूसरा, क्रमवाचक यानी कि क्रम के रूप में हम उपयोगिता को माप सकते हैं। उपयोगिता के क्रमवाचक माप का अर्थ है कि उपयोगिता को केवल संतुष्टि के स्तर पर संतुष्टि के अनुसार क्रम दिया जा सकता है। यानी कि इससे हमें ज़्यादा संतुष्टि मिली है तो ये फर्स्ट नंबर पे है, इससे हमें थोड़ी कम संतुष्टि मिली है तो ये मान लो 5th नंबर पे है। ऐसे सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसमें पहला नियम आता है MRS, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS सरल रूप में वह दर है जहां एक अतिरिक्त वस्तु एक प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए वस्तु 2 की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। अब ये इसमें परिभाषा में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। जैसे कि हमें एक केला लेना है और एक आम लेना है, ठीक है, तो मैंने पहले मैं क्या करती थी, 5 केले खा रही हूँ और 5 आम खा रही हूँ और 2 केले खा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक और आम चाहिए, तो मुझे ये 2 केलों में से एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को त्यागना पड़ेगा। तो मैंने जो ये त्यागा है वो क्या है, वस्तु 2 को मैंने त्याग दिया है, और आम को प्राप्त करने के लिए मैंने यहाँ पे एक त्याग दिया है, तो मैंने आम को यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। अब मेरे 5 के क्या हो गए, 6 आम हो गए और 1 केला हो गया। तो जिस वस्तु को हम त्यागते हैं, यानी कि अब आपको समझ आएगा, सरल रूप में वह दर है जहाँ एकत्रित वस्तु एक को, यानी कि केले को मैंने त्याग दिया, कुल उपयोगिता का स्तर समान रखते हुए दोनों को हमें समान रखना है, यानी कि 5 और 2 7 है तो हमें 7 ही रखने हैं। वस्तु 2 की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है सीमांत प्रतिस्थापन, यानी कि मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है, केले की जगह मैंने आम रख दिया है, रिप्लेस कर लिया है, तो वो क्या कहलाता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, MRS बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, त्यागने वाली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, और डेल्टा एक्स है पाने वाली वस्तु की मात्रा में परिवर्तन।
फिर आता है हमारा अंदिमान वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र जिसको हम 3 नामों से जानते हैं, अंदिमान वक्र, उदासीनता वक्र और तटस्थता वक्र। यह दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। यानी कि हमारे पास दो वस्तु होगी, उन दोनों वस्तुओं से हमें क्या मिलेगी, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो वो क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है। इसका सर्वप्रथम सन 1818 में एजवर्थ ने तटस्था वक्र रेखाओं का प्रयोग किया। तो यहाँ पे एजवर्थ ने तटस्था वक्र रेखाओं का प्रयोग किया है और इसका कर्व कैसा होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे वस्तु x और वस्तु y। अंदिमान वक्र की विशेषताएं क्या है? अंदिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। उच्च अंदिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्राप्त करता है, यानी कि यहाँ पे 3 अंदिमान वक्र हमने बनाए हैं। तो यहाँ पे जो उच्च अंदिमान वक्र है वो हमें क्या देता है, उपयोगिता के उच्च स्तर को प्राप्त करता है। 2 अंदिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यानी कि हमारे पास 2 अंदिमान वक्र है तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। तटस्था वक्र मूल बिंदु की और उन्नततर होता है, यानी कि ये जो मूल बिंदु है इसकी उन्नततर होता है, ये हमारा ऐसे नहीं होता है ना। तो ये हमारा ऐसे होता है, उन्नततर होता है। अंदिमान मानचित्र क्या है? जब एक ही रेखा चित्र में उपभोक्ता के विभिन्न अंदिमान वक्रों को दर्शाया जाता है उसे अंदिमान मानचित्र कहते हैं। जैसे कि IC1, IC2, IC3। ये हमारे अधिकतम संतुष्टि का स्तर है, यानी कि इस पर हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। फिर हमारा आता है एक दिष्ट अंदिमान। यदि उपभोक्ता के नी 2 बंडलों में से उस बंडल को अधिमानता देता है जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरे वस्तु की भी मात्रा कम ना हो। यानी कि हमारे पास 2 बंडल है जिसमें एक वस्तु की मात्रा 10 है और दूसरे वस्तु की मात्रा 5 है, और दूसरा बंडल है हमारे पास ये 10 है और ये 5 है, और दूसरा बंडल है हमारे पास 10 है और उसमें दूसरे की वस्तु की 2 मात्रा है। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? 10 और 5 वाले को। क्यों? क्योंकि इसमें एक वस्तु की मात्रा हमारे पास ज़्यादा है, यानी कि दोनों में 10-10 है, और दूसरे वस्तु की भी मात्रा क्या होनी चाहिए, दूसरा वाला बंडल जो है हमारे पास उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो दूसरे वाले बंडल में कितनी है? 2 है, उससे ज़्यादा हमारे पास कितनी है? 5 है। तो हम इसको किसको प्रेफरेंस देंगे? 10 और 5 वाले को हम प्रेफरेंस देते हैं। उपभोक्ता का बजट कैसे है? तो उपभोक्ता के पास 2 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक निश्चित धन की मात्रा अथवा आय होती है, वह उपभोक्ता का बजट कहलाता है। सिंपल सा है। फिर आता है बजट सेट। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बजटों के सेट को हम क्या कहते हैं? बजट सेट कहते हैं। जितने भी बजट उपलब्ध होते हैं उपभोक्ता के लिए वो बजट सेट कहलाते हैं। बजट सेट का उदाहरण क्या है? समूह का समीकरण क्या है? P1x1 प्लस P2x2 बराबर या उससे कम है M से। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। फिर आता है बजट प्रतिबंध। वस्तुओं की विद्यमान कीमतों एवं अपनी आय के अनुसार उपभोक्ता कोई भी बंडल उस सीमा तक खरीद सकता है जब तक उसकी कीमत उसकी आय के बराबर या उससे कम रहे। यानी कि यहाँ पे M क्या है हमारी? यहाँ पे M क्या है? हमारी आय है। तो ये हमारे उपभोक्ता का बजट है, ये M उसकी आय है। उसका क्या होना चाहिए? आय से जो हमारी उपभोक्ता की आय है वो या तो उसके बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। कोई भी बंडल उस सीमा तक खरीद सकता है, यानी कि हम उस सीमा तक ही खरीद सकते हैं कि हमारी आय उससे कम हो या उसके बराबर हो, तभी हम वो वस्तु खरीद सकते हैं। तो वो यहाँ पे इस समीकरण में हमें बताया गया है। फिर बात आती है बजट रेखा की। तो बजट रेखा उस रेखा को कहते हैं जिस पर स्थित विभिन्न बंडलों की लागत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है। यानी कि जो बजट रेखा होती है उस पर जो सारी चीज़ें होती है वो किसके बराबर होती है? उपभोक्ता की आय के बराबर होती है। बजट रेखा का समीकरण क्या है? P1x1 प्लस P2x2 बराबर M। मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रवणता या ढाल का सूत्र क्या होता है? बजट रेखा की प्रवणता -P1/P2। बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य उस दर को मापती है जिस पर उपभोक्ता वस्तु x1 के बदले वस्तु x2 को खरीदता है जब वह अपना संपूर्ण बजट खर्च कर देता है। ये हमारी बजट रेखा की प्रवणता है। फिर आता है बजट सेट में बदलाव। उपभोक्ता की आय में वृद्धि। अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होगी तो उसकी आय जो है वो M डैश से क्या हो जाएगी? M डैश से M हो जाएगी, यानी कि उसका स्लोप आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ पे वस्तु है, वस्तु 1 और वस्तु 2, यहाँ पे उसकी आय बढ़ी है तो यहाँ पे उसका स्लोप बढ़ जाएगा। और आय में अगर कमी हुई है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? पीछे आ जाएगा, यानी कि
यहाँ पे ये उसकी आई M/P1 थी, तो यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे M'/P1 हो जाएगी, उसकी परिवर्तित हुई आई। फिर आता है वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है। मान लो कि वस्तु ए की कीमत में परिवर्तन हुआ है, वस्तु ए की कीमत क्या हुई है, बढ़ी है, तो हम किस पे आ जाएंगे, वस्तु ए की कीमत बढ़ी है तो हम उसकी क्वांटिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हम उसकी क्वांटिटी अब इतनी खरीदने लग जाएंगे। वस्तु एक की कीमत में वापस परिवर्तन यानी कि उसकी गिरावट आती है, तो हम वस्तु एक की मात्रा को वस्तु दो की क्वांटिटी से ज़्यादा खरीदेंगे, यानी कि उसका स्लोप यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। फिर आता है उपभोक्ता का इष्टतम चयन क्या है। उपभोक्ता का इष्टतम चयन करने के लिए 2 शर्तें होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपातों के बराबर हो, यानी कि MRS/XY बराबर PX/PY हो, यानी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए PX/PY की, और बजट रेखा एक तटस्थ वक्र को स्पर्श करती हो, तब उपभोक्ता को इष्टतम चयन प्राप्त होगा। यानी कि ये जो हमारा तटस्थ वक्र है वो यहाँ पे इसको स्पर्श करता हो और हमारा जो सीमांत दर कीमत है वो अनुपातों के बराबर होनी चाहिए, तब हमारे उपभोक्ता को इष्टतम चयन प्राप्त होगा। फिर हमने पढ़ा मांग क्या होती है। मांग हमने पढ़ी लिया। मांग से अभिप्राय एक वस्तु की उन विभिन्न संभव मात्राओं से है जो कोई उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्नताओं कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है, वो मांग है। मांग फलन किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता को इष्टतम चयन उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा वह संबंध मांग फलन कहलाता है। मांग फलन का सूत्र पूछ ले तो क्या लिखेंगे, x बराबर FP, यानी कि x यहाँ पर क्या है, मात्रा है, और p क्या है, वस्तु की कीमत है। फिर आता है मांग का नियम। सामान्यतः वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में क्या होती है, कमी हो जाती है, तथा वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है। यहाँ यही मांग का नियम है, यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये हमारा फॉर्मूला है, मांग का नियम है। तो वहाँ आप पेपर में जब भी लिखे तो आप ऐसे फ्लो चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं, और जैसे ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं तो उसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। फिर आती है सामान्य वस्तुएं। जब किसी वस्तु की मांग में आय बढ़ने के साथ वृद्धि तथा आय कम होने के साथ कमी आती है तो वो सामान्य वस्तु कहलाती है। यानी यहाँ पे वाई क्या है, आय बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और आय हमारी कम होगी तो डिमांड भी घटेगी। तो यहाँ पे क्या संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है सामान्य वस्तु में। निम्न स्तरीय वस्तु, जब किसी वस्तु की मांग आय बढ़ने के साथ कम तथा आय कम होने के साथ बढ़ती है तो निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती है, जैसे कि मोटे अनाज, निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ आदि। यानी कि हमारी जब आय बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या होनी, कम होगी। यानी कि सोचो कि जो व्यक्ति हम जैसे रिच हो गए, हम अमीर हो गए, तो हम ऐसे छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी खरीदेंगे निम्न स्तरीय वाली, हम तो बड़ी हाई लेवल की चीज़ें खरीदेंगे, तो उस समय निम्न स्तरीय वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हमारी आय कम है तो हम निम्न स्तरीय वस्तुएं खरीदेंगे, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी है कि हम हाई लेवल की चीज़ें खरीद सके, तो वहाँ पे डिमांड निम्न स्तरीय की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि आय बढ़ने पर डिमांड कम होती है, तो आय घटेगी तो डिमांड भी क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। फिर आती है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं उच्च दर्जे की निम्न कोटि वस्तुएं होती है जो बहुत ही उच्च ऋणात्मक आय प्रभाव को दर्शाती है, जैसे कि ब्रेड है और चावल है, आलू है। मांग के नियम, ये गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद होती है, यानी कि प्राइस जब घटेगी तो डिमांड भी घटेगी और प्राइस जब बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। यानी कि जैसे हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पे जो छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं या कुछ महिलाएं जो बैठी होती है वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर, तो हम यही सोचते हैं कि यहाँ पे बैठी हो तो निम्न क्वालिटी की चीज़ें मिलती होगी, प्राइस वहाँ पे प्राइस कम होती है, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे भी क्या ऐसी क्वालिटी की मिलती होगी, तो वहाँ पे डिमांड क्या होती है, कम होती है। लेकिन वही चीज़ अगर हम मॉल में जाकर देखते हैं तो वहाँ पे प्राइस ज़्यादा होती है और डिमांड भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसी इस प्रकार की वस्तुएं क्या होती है, गिफिन वस्तुएं होती है। फिर आता है स्थानापन्न वस्तुएं। ऐसी दो वस्तुएं जिनका उपभोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है, जैसे कि चाय व कॉफ़ी। अगर चाय की डिमांड बढ़ी हुई है तो हम कॉफ़ी पी लेंगे, और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ी हुई है तो हम चाय पी लेंगे। ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। फिर आता है पूरक वस्तुएं, यानी कि जिनको हम साथ साथ में लेकर चलते हैं। ऐसी दो वस्तुएं जिनका उपयोग साथ साथ किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती है, जैसे कि चाय व चीनी और कलम व शाही, इनका साथ साथ उपयोग करते हैं। मांग वक्र में शिफ्ट। फिर आता है मांग वक्र शिफ्ट तब होता है जब कीमत के अलावा अन्य किसी कारक में परिवर्तन होता है।
अन्य कौन से कारक होते हैं कीमत के अलावा? जैसे उपभोक्ता की आय है, उपभोक्ता की पसंद है, उपभोक्ता की रुचि है, और स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो गया है, ये हमारे अन्य कारक होते हैं। मांग में वृद्धि कब होगी? प्राइस हमारी कांस्टेंट है, मांग में वृद्धि है, कोई अन्य कारक में परिवर्तन होने पर हमारा मांग वक्र जो D1 से है वो D2 पे चला जाता है, और मांग में कमी होती है तो वो D1 से D2 यानी कि पीछे की ओर खिसक जाता है, वो मांग वक्र में शिफ्ट हो गया। फिर आता है मांग वक्र की दिशा में गति। तो मांग वक्र की दिशा में गति वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन होने के फलस्वरूप होता है। मांग वक्र में शिफ्ट कब होता है? जब कीमत के अलावा किसी अन्य कारक में परिवर्तन होता है। और मांग वक्र की दिशा में गति कब होती है? जब खुद की कीमत में हमारे परिवर्तन हुआ है तो मांग वक्र की दिशा में गति होती है। मांग का विस्तार यानी कि मांग हमारी बढ़ रही है, मांग बढ़ेगी तब क्या होगी? प्राइस हमारी कम होती है। तो मांग हमारी बढ़ रही है तो प्राइस हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है, यानी कि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी। मांग का संकुचन यानी कि मांग सिकुड़ रही है, यानी कि मांग हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, तो प्राइस उस समय क्या होती है? बढ़ती है। तो प्राइस हमारी बढ़ रही है तो डिमांड हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये हमारा मांग का संकुचन। फिर आती है मांग की लोच। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। इसकी 3 विधियां, प्रतिशत विधि, ज्यामिति विधि और कुल व्यय रीति। तो प्रतिशत विधि से हम कैसे करते हैं मांग की लोच ज्ञात? सूत्र से। सूत्र क्या है? ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बटे क्यू गुणा पी बटे डेल्टा पी, और डेल्टा क्यू बटे क्यू गुणा 100 और बटे में डेल्टा पी बटे पी गुणा 100। फिर आता है ज्यामिति विधि। ज्यामिति विधि में ऐसा हम चार्ट बनाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ईडी बराबर क्या है? 0 है, और ईडी बराबर क्या है? 1 से कम है, ईडी बराबर 1 के बराबर है, ईडी 1 से ज़्यादा है, और ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? अनंत है। कुल व्यय रीति 3 स्थितियाँ होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 1 से ज़्यादा है, 1 से कम, 1 के बराबर है और 1 से कम है। तो ये हमारी हो गई मांग की लोच की विधियाँ। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपको शॉर्ट नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो लॉन्ग नोट्स है उसकी भी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।